नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अजरावत। जम्मू कश्मीर युवा परेशान है, रोजगार मिल नहीं रहा है, सड़कों पर हैं, गुहार किससे लगाएं। दूसरे एलजी साहब ने यहां पर पदभार संभाल लिया जब से जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है, लेकिन ना तो रोजगार है। अब अगर कोई कुछ बोलता है कि कई प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, या जो आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट था उस पर एक मास्क मैन आए थे सामने, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कि आप क्यों आवाज़ उठा रहे हैं। लोग विरोध करते हैं तो उनको भी पूछा जाता है कि आप क्यों बोल रहे हैं। ये सभी मुद्दे अब बीजेपी के लिए एक कड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी जम्मू कश्मीर में, पीडीपी के साथ सरकार थी, तो बीजेपी से लोगों को बहुत उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं बीजेपी खरा नहीं उतर पाई। और अभी भी वही हो रहा है। लोगों को उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों नहीं इन युवाओं के मुद्दों को देख रही है, क्यों नहीं इनको कामयाब बनाने में सफल हो पा रही है, आखिर क्या वजह है। सभी मुद्दों पर और सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े एक बर्निंग इश्यूज इस वक्त जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हैं। इन सब पर बात करेंगे जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत उम्मीदें हैं, आज भी हैं, हालांकि अब लोग ऊब चुके हैं कि बीजेपी का नाम सुनते हैं या बीजेपी के नेता से। आखिर क्या वजह है सर? बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जिनको रोजगार दिया था वो भी छीन लिया, जैसा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है अभी बहुत बर्निंग इशू है। क्या कहेंगे सर आप? अमित जी, हमारे लिए ये सब विरासत में था। जो हम लेके आए थे 2014 में, हमें सब विरासत में मिला। ये टूटी हुई सड़कें, ये कमजोर से पुल, ये झील भारतीय जनता पार्टी का माइंडसेट नहीं था। झील उन लोगों का माइंडसेट था जो तवी आइलैंड पे जमीनें एनक्रोच करके बैठे हुए थे कि अपनी जमीनों को कैसे बचाना है। तो उसका एक ही तरीका है कि पानी को डाइवर्ट करो, इधर एक झील बना दो, जम्मू को बेवकूफ बनाओ, एक झील का नक्शा सामने रख दो, हम बढ़िया झील लेक बना के देंगे तवी के किनारे पे, और उसकी आड़ में अपनी जमीनें बचाओ। और उनके उस गेम प्लान में हमारे जो 2008 में कांग्रेस के लोग थे, वो कश्मीरियों के उस गेम प्लान में आए। कांग्रेस ने बड़ा बल दिया उस वक्त। कांग्रेस के लोग जो पीएचई डिपार्टमेंट को हेड करते थे, आज भी वो जो पिलर्स खड़े हैं तवी के अंदर, वो चीख चीख के बुला रहे हैं उन मंत्रियों को कि हमारा क्या कसूर है जो हमें ऐसे खड़ा कर दिया तवी के अंदर। गर्मी है, धूप है, बारिश है, पानी है, फ्लड है, वो पिलर झेल रहे हैं जिनके ऊपर करोड़ों रुपए लग गया और वो बेकार है। मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि लेक तवी का ये पॉइंट जो है वो डिजाइन करना ही एक नालायकी थी। जो भी लोग थे, मैंने आपको बताया उनका माइंडसेट क्या था कि तवी आइलैंड के उस तरफ, निकी की तरफ जो हजारों कनाल जमीन कुछ कब्जा करके उन्होंने रखी हुई है, कुछ 20-25-100 कनाल तक खरीदी होगी, उसको बचाने के लिए उन्होंने ये माइंडसेट था। लिहाजा अभी वो प्रोसेस चल ही रहा था। अलबत्ता हमने जो मैनिफेस्टो में लेके आए थे, हमने प्रयास किया कि हम जम्मू को एक ठीक रिप्रेजेंटेशन देंगे अगर हम सरकार में अपने बलबूते पे आए। लेकिन हम अपने बलबूते पे नहीं आए, कोलिशन सरकार थी। डेफिनेटली जम्मू की वॉइस को हम रेज करते थे और कश्मीर के वॉइस को जो है वो पीडीपी मीट करती थी। वो कोलिशन था, आपके सामने ही है। ज़्यादा देर सरकार भी नहीं चली और तकरीबन जून 2018 में वो सरकार भी चलेगी। अलबत्ता आपने देखा ही है कि हमारी सरकार के दौरान जो हमने जम्मू के लिए एक्सपीडाइट किए काम, उनको हमने वार फुटिंग पे संभाला। चाहे वो गंडोला का ही प्रोजेक्ट आप ले लीजिए। आज गंडोला लाखों कोशिशों के बाद, क्योंकि टेक्निकल फ्लॉज आते रहे, स्पेयर पार्ट्स फॉरेन से इंपोर्ट होता था, जो एजेंसीज काम कर रही थी कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से डिले होता था। लेकिन अभी पिछले दिनों हमारे जो एक्स लेफ्टिनेंट गवर्नर थे मुर्मू साहब, उन्होंने उसको विधिवत उद्घाटन करके पब्लिक के हवाले किया है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि गंडोला प्रोजेक्ट हुआ, तवी लेक प्रोजेक्ट तो था, वो पुरानी सरकारों था जो एक माइंड प्लानिंग थी उनकी, जो कि एनक्रोचमेंट को, ये चीज़ें तो चलिए ठीक है। पब्लिक बहुत नाराज़ है, युवा बहुत परेशान है। सेल्फ हेल्प ग्रुप 15,000 इंजीनियर्स जो थे उनका रोज़गार चलता था, अचानक से जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर की, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसने उसको ख़त्म कर दिया। पूर्व एलजी साहब जो थे, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। जेके बैंक का रिज़ल्ट था, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें रोज़गार को लेकर, क्योंकि पब्लिक ये पूछ रही है आप ही लोगों से कि आपने उनको ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब आज वो ख्वाब ही रह गए हैं।
और क्योंकि वो उनके ख्वाब जो है वो सच नहीं हो पाए। क्या वजह रही कि बीजेपी उन चीज़ों को धरातल पर नहीं ला पाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक लोहे की दीवार की तरह उनके साथ खड़ी है। हर प्लेटफॉर्म पे भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के युवाओं के लिए बात रखी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर यूनिट का सवाल है, हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी हमने प्रयास किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर के युवाओं को कश्मीर में और जम्मू के युवाओं को जम्मू में उनका राइट मिलना चाहिए। और उसके लिए जहां जहां मौका मिला हमारे लोगों ने उसके लिए स्ट्रगल भी किया। हम सरकार में भी रहे, हमने उसका हक दिलवाया भी। इस पर कोई दो राय नहीं कि युवा नजरअंदाज हुआ है। और उसका सबसे बड़ा कारण था जो सरकार की इंस्टेबिलिटी नजर आती रही। सरकार में एक कोलिशन चल रहा था, वो असमंजस स्थिति बनी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारी सरकार में ब्लैक शिप्स एडमिनिस्ट्रेशन में थी, जो कुछ मेंटली मोरली जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस के साथ एफिलेटेड थे। और उनका पूरा माइंडसेट रहता था कि कश्मीर के अंदर पीडीपी को नुकसान पहुंचना चाहिए और जम्मू के अंदर बीजेपी को नुकसान पहुंचना चाहिए। हमारा ऐसा कोई ना कोई प्रयास कदम उठना चाहिए। अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारे लोग उन ब्लैक शिप्स को पहचान नहीं पाए। कईयों को पहचाना भी गया। आपने देखा डेड बॉडीज किसने निकाली? डेड बॉडीज मुफ्ती साहब जब आए, यहां हमारी कोलिशन सरकार बनी, हमने देखा डेड बॉडीज यहां बैठी है जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे कश्मीर के हैं चाहे जम्मू के हैं। उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया, चाहे वो लीगल रास्ते से अपनी लड़ाई लड़के कानूनी रास्ते से वो वापस आए होंगे, मैं कह नहीं सकता। लेकिन उनकी कारगुजारी पे, उनकी क्रेडिबिलिटी पे, उनके करेक्टर की जो है इन्वेस्टिगेशन अगर की तो हमारी सरकार ने की। जहां तक जो लेटेस्ट आपने बात की है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, मैं खुद मानता हूं व्यक्तिगत पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के कि जम्मू का नागरिक होने के नाते कि ये एक घिनौना काम हुआ है। इतना घिनौना काम हुआ है कि जो लोग भी इसके पीछे हैं वो बख्शे नहीं जाने चाहिए। देखिए ना, एलजी साहब मुर्मू साहब आए जी, तब भी कहा गया कि चलिए अब आप ही के नेताओं ने कहा था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक भी बड़ा ट्रोल कर रही थी कि बीजेपी कहती है कि हमारे एलजी साहब आ गए। अब तो अब भी मनोज सिन्हा जी एक बड़े कद्दावर नेता रहे हैं अपने एरिया के, यूपी में जहाँ इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी गाजीपुर रही है, अभी यहाँ पर आए। बहुत राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं तो बहुत उम्मीदें हैं पब्लिक को, लेकिन अभी भी कुछ बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। पब्लिक आज भी सड़कों पर है, युवा परेशान है, हर एक का रोज़गार छिन रहा है, इतनी नौकरियां चली गई ग्राउंड लेवल पे बात। हालांकि देश की बात करें तो वो तो वहाँ तो जीडीपी का खेल ऐसा है कि वो तो मैं भी अभी इतने अच्छी तरह से नहीं समझ रहा हूँ कि जो कहा जा रहा है कि जीडीपी, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, युवा बेरोज़गार है, नौकरियाँ नहीं हैं, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है। जिसका मन कर रहा है वो वही फैसला ले रहा है। क्या आपके जो आपकी पकड़ है वो ब्यूरोक्रेसी पर सेट नहीं बैठ रही है, या क्या वजह क्या है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जितनी भी है, जितना भी आईएएस लॉबी बाहर से यहाँ बैठे हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मॉनिटर करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल से वो बाहर नहीं है। लेकिन यहाँ की परिस्थितियों को मद्देनजर देखते हुए हमें जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। यकीनन तौर पे ये जो 9 महीने का टाइम हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल जीसी मुर्मू साहब का रहा है, इसमें बड़ी इप्सन बरस रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुर्मू साहब और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन था वो ठीक नहीं था, जो देखने को भी मिलता था। हम भी सेक्रेटरी जाते हैं, वर्किंग देखते हैं कि केस पुट अप होता है, मैं किसी का राइट होता है, उसके परिवार का एक जो साथी होता है वो गुजर चुका होता है, उसके बदले में उसको नौकरी देनी होती है। वो केस कई बार लिंगर ऑन होते थे और वो इसी कारण होते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेसी है वो मुर्मू साहब को कहीं अंधेरे में रखती थी और मुर्मू साहब जो उनसे करवाना चाहते थे वो करने की इच्छा नहीं रखते थे। उससे कई डिफरेंसेस आए और केंद्र ने उसको भली भांति समझा। लेकिन मैं अब कह सकता हूं कि ये हमारा सौभाग्य है कि बहुत ही बढ़िया व्यक्ति जिनको कि विकास पुरुष का खिताब भी मिल चुका है और बेस्ट पार्लियामेंटेरियन के नाते उनको मोस्ट ऑनेस्ट पार्लियामेंटेरियन का खिताब मिला हुआ है और 3 बार लोकसभा का नेतृत्व भी किया। एनडीए 1 मोदी जी की सरकार में बहुत बेहतरीन तरीके से जिन भी विभाग के वो मंत्री रहे और खास करके जम्मू कश्मीर वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य रहा कि कटरा से दिल्ली ट्रेन का जो पहला जो है वो उन्होंने ही, उनके टेन्योर में वो ट्रेन हमें मिली थी। मनोज सिन्हा साहब बड़े बेहतरीन अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छा काम करेंगे। मैं इस इंटरव्यू में ही लोग पब्लिक देखिए गुस्सा है, नाराजगी, देखिए नाराजगी उसी से होती है जिससे उम्मीदें होती हैं, सवाल भी उसी से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वजह है कि केंद्र सरकार में आप लोग जो हैं या आपके अध्यक्ष हों या बड़े कद्दावर नेता जम्मू कश्मीर में बीजेपी के भी हैं, क्या केंद्र सरकार जो है वहाँ पर आप
आपकी बात वहाँ पहुँचती नहीं है या वो आपसे बात होती ही नहीं है? मसला क्या है कि ब्यूरोक्रेसी की जो सही मायने हैं, अभी एक तहसीलदार को सस्पेंशन दे दी गई, मतलब ब्यूरोक्रेसी समझती है कि जो कुछ है उसी के हाथ में है। मतलब क्या वजह क्या है? कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशनल जो सेटअप है हमारा बहुत मजबूत है। हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी और हमारी जो पूरी टीम है, एक कोर ग्रुप होता है टॉप के लेवल का, उनका केंद्र के साथ पूरा संपर्क रहता है। हमारा केंद्रीय लीडरशिप, हमारे जेपी नड्डा साहब पूरी तरह से जो है प्रदेश की टीम के साथ टच में रहते हैं और कोई भी इनपुट होता है ऑलमोस्ट डेली टू डेली रिपोर्टिंग भी होती है। जहाँ तक मेरे को इनपुट है, डेली टू डेली रिपोर्टिंग भी होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चल रहा है, हमें क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, किसको कैसे किस तरीके से मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें होती है। लेकिन उसके बावजूद में आपको पता ही है कि ब्यूरोक्रेसी का हाई हेडेडनेस जो किसी से छुपा नहीं होता है। आप आज तो यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, आप सरकार में भी रहें, आपकी सरकार भी हो, आप मंत्री भी होंगे, उसके बावजूद भी ये जो आईएएस लॉबी है ये प्रयास करती है कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको प्रेशराइज किया जाए और हम अपने हिसाब से काम चलाएं। वो अलग बात है कि जो चुन के आए होते हैं मंत्री होते हैं, उनका भी एक अपना रुतबा होता है, उनको भी अपना एक एक्सपीरियंस होता है, वो ब्यूरोक्रेसी की इतनी चलने नहीं देते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि वन साइडेड गेम चल रही है पूरी तरह से, और मैं यकीनन कह सकता हूं कि सिन्हा साहब का जो तजुर्बा है उनके आगे इनकी नहीं चलेगी, इनकी नहीं चलेगी। आपकी मुलाकात हुई सिन्हा साहब से? मैं सिन्हा साहब से पहले भी एक दो बार मिला हुआ हूँ, संगठन के कार्यक्रम में मिला हूँ। मुर्मू अपने सिन्हा साहब के एलजी बनने के बाद जम्मू कश्मीर का जिस दिन पहला टूर था उस दिन मैंने उनको कर्सी कॉल दी थी और मुझे इन्वाइट किया गया था। मैं मिलने गया हूँ, मैं तकरीबन 20 मिनट उनके पास बैठा था, बड़ी सहज भाव में बहुत अच्छी बातें भी हुई। और उसमें मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप का, क्योंकि मैं कोई ज्यादा इश्यूज लेके नहीं गया था, मैंने उनसे कहा था कि ये मेरी कर्सी कॉल है, बीइंग ए फॉर्मल लेजिस्लेचर। 6 तारीख को वो मीटिंग हुई थी, 10 तारीख को मैंने उनसे बताया था कि मैंने कहा एक हुआ तो उन्होंने मुझे हिंट दिया था कि मेरे आने से पहले कहीं सैक में डिसाइड हो गया था, पर मैंने उनसे कहा था साहब जो भी डिसाइड हुआ है वो टोटल इनह्यूमन है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नौजवानों का कत्ल करने का प्रयास हुआ है। ये 15,000 नहीं है, मैं मानता हूं ये 5 लाख लोग हैं, क्योंकि उनके साथ आगे उनके वर्क्समैन हैं, उनके एम्प्लॉइज हैं, उनका कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, कोई टेक्नोक्रेट है, उन्होंने कोई डिप्लोमा होल्डर साथ में एंगेज किया हुआ है, उसकी रोजी रोटी है। ये 15 लाख परिवार जो है वो दरबदर हो जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी इमीडिएटली इसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए, इस ऑर्डर को कैंसिल कीजिए और इस ऑर्डर के पीछे माइंडसेट क्या था उस ब्यूरोक्रेट को सामने लाइए कि उसने क्या सोच के ये किया। क्या उसको लगता था कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग चोर हैं, वो गलत काम कर रहे हैं? अगर 3,000 के करीब ग्रुप है जो आंकड़ा है, 3,000 में मैं कह सकता हूं कि 10, 15, 20, 25, 100 ग्रुप ऐसा होगा जो शायद ठीक से काम नहीं कर रहा है। अरे आप उनको इन्वेस्टिगेट कीजिए। सभी पर तलवार, सभी को थोड़ी ना आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ठीक है, हर जगह पर कुछ ना कुछ लोग होते हैं। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी हो चुकी है, इवन की बीजेपी जिनकी केंद्र में सरकार है, आपके नेताओं की भी ये बात नहीं मान रहे जो हम आप ही लोगों से सुनते हैं। आपको क्या लगता है एडवाइजर्स जो हैं वो भी ब्यूरोक्रेटिक उसी से हैं? क्या लगता है आपको पॉलिटिकल एडवाइजर आने चाहिए जो कम से कम बात तो सुने? क्योंकि ब्यूरोक्रेट कभी भी वो अपनी फाइलों से प्यार करता है, जनता से उसको प्यार नहीं होता। कोई सरोकार नहीं। देखिए ये जो आईएएस अफसर रहता है इसका जनता के साथ कुछ नहीं रहता। हालांकि रिटायरमेंट के बाद हमने कईयों को देखा है लोगों के पीछे घूमते हुए और राजनीतिक पार्टियों के पीछे उनके तरुए चाटते हुए, हमने बहुतों को देखा है। लेकिन एक अच्छा मानसिकता वाला आईएएस रिटायर्ड या आईपीएस रिटायर्ड अगर अपनी नौकरी के दौरान भी अच्छे मेंटल ग्रोथ के साथ उसने काम किया हो तो वो मैच्योर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप था नहीं, तो हमने केंद्र से निवेदन अलग अलग टाइम पे जरूर किया है कि आपने एलजी साहब तो अभी हमें दिए हैं पॉलिटिकल माइंडसेट के दिए, ब्यूरोक्रेसी में आप पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग नहीं लगा सकते, वो आईएएस आईपीएस लोग ही लगेंगे। लेकिन एडवाइजर्स आपको पॉलिटिकल माइंडसेट के लोग देने चाहिए। अभी फारूक खान साहब एक हैं, हालांकि वो भी रिटायर्ड आईपीएस है, लेकिन उनका एक पब्लिक के अंदर एक बड़ा अच्छा दृश्य है। वो आईपीएस के दौरान भी, अपनी नौकरी के दौरान भी लोगों के बीच में उनका संपर्क अच्छा रहता था, और जम्मू कश्मीर का लोकल होने के नाते उनका एक कोऑर्डिनेशन है। बाकी जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जैसे बशीर साहब हैं, उनका कश्मीर माइंडसेट के साथ है, के शर्मा साहब हमारे जम्मू के हैं, लेकिन आज वो उतनी खुल के वो नहीं कर पाते हैं जितना उनको करना चाहिए। बशीर खान साहब की बात हो या फिर अब बात खुलेगी तो दूर तक जाती है, दूर तक जाएगी। वही है कि जिस इंसान पर पहले से ही इतने इंक्वायरीज बैठी हुई, इतने केसेस चल रहे हैं, तो आप उन लोगों को अगर आप ब्यूरोक्रेटिक एडवाइजर बना देंगे तो क्यों? दूसरा ये है कि अब देखिए सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ कि सवाल बीजेपी से पूछे जाएंगे, हालांकि बीजेपी भी अब बीजेपी सत्ता में नहीं है,
जैसे कांग्रेस है, जैसे एनसी पीडीपी, वैसे आप हैं। आपकी भी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का राज चल रहा है, तो लेकिन कुछ क्या लगता है आपको, कुछ किस तरह से आप लोगों को अब विश्वास जगा पाएंगे लोगों के अंदर, क्योंकि अब चुनाव भी मुझे लगता है नज़दीक ही है, क्योंकि जिस तरह से पीएम साहब ने बोला कि डिलिमिटेशन जैसे कंप्लीट होगी अगले साल तक चुनाव जो है उसकी प्रक्रिया हो सकती है। किस तरह से लोगों में अब विश्वास, युवा बहुत नाराज है सर, उसमें किस तरह से विश्वास, लोगों का क्या पैरामीटर्स? इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें लोगों के बीच में जाना होगा, और मैंने खास करके अपने गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया हो। मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन जो किसी न किसी लोकेलिटी में उन लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुननी, जो उन्होंने पहले हमसे काम किए थे, कितनों का समाधान हुआ, कितने रह गए हैं, वो सारा कर रहे हैं। आज भी कहीं ट्रांसफार्मर जलता है तो लोग हमें ही अप्रोच करते हैं, कांग्रेस वालों को अप्रोच नहीं करते, क्योंकि पता है उनकी कहने पर ट्रांसफार्मर भी नहीं लगेगा। कहीं पानी की दिक्कत आती है तो लोग हमारे विधायकों को हमें ही अप्रोच करते हैं, इनको नहीं करते हैं। तो आज भी उन जो जिम्मेवारी हमें मिलती है, जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, उसका समाधान होता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, आज भी लोगों को हमसे प्यार उतना ही बना हुआ है, किसी से कम नहीं बना हुआ है। लेकिन आप ठीक कह रहे हो कि हमें लोगों का दिल जीतने के लिए उनके बीच में जाना होगा। और मैं आपको यकीन बताऊं, जम्मू कश्मीर के अंदर, विशेष करके जम्मू खिता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा कोर रहा है, और जम्मू के लोगों को पता है कि जम्मू के लोगों की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। हम यकीनन लोगों के दिल जीतेंगे। और रंधावा साहब, एक और सवाल, यहीं से एक सवाल निकलता है, इंडस्ट्रियलिस्ट जी सर, इस समय इंडस्ट्रीज बंद हो गई, रोजगार खत्म हो गया, सबसे ज़्यादा नुकसान इंडस्ट्रियलिस्ट को हुआ है। कश्मीर की इंडस्ट्रीज जो है, उन्होंने सीतारमन जी से शायद बात भी की है, और उन्होंने समय अभी शायद और भी मांगा है। तो जम्मू के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि उसके लिए तो आपको ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। उन कश्मीर के लिए, कश्मीर के नेता हैं, कुछ हो रहा है उनके लिए? नहीं, ऐसा नहीं, जो भी होगा जम्मू कश्मीर के लिए बराबर होगा। कश्मीर की इंडस्ट्री के लिए अलग कोई पैकेज आएगा, जम्मू की इंडस्ट्री के लिए वो कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। अगर निर्मला सीतारमन जी देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उनको जम्मू कश्मीर को एक आईने से देखना होगा। कश्मीर के एक रिप्रेजेंटेशन उनको गया है, जम्मू का भी हमारा इंडस्ट्रियल सेटअप का जो रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने पार्टी के माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को भी और निर्मला सीतारमन जी को भी दिया है कि इस डूबती किश्ती को कैसे खड़ा करना है। और इंडस्ट्रियलिस्ट जितना भी जम्मू का है, वो सारा हमारे अंग संग है। हम किसी से ना दूर भागे हैं, ना हम उनसे दूर हैं, ना वो हमसे दूर है, और उनकी पीड़ा को हम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आगे कहाँ किस फोरम में रखना है, कैसे रखना है, उसका भी हमें बेहतरीन तरीके से पता है, और ये उनको भी एहसास है कि उनकी लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो बीजेपी लड़ सकती है। मैं आपका अमित जी ये यकीन दिला सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत है। हमारा पोलिंग बूथ तक का कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहता है। आज काम नहीं हो रहा ना, पब्लिक बहुत परेशान है। बिजली के बिल देख लीजिए, आपको पता है बिजली के बिल सर, इतने बिल्स आए हैं, और पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी आपका बिल तो अब आएगा ही। स्कूल्स का माफिया है, कितना हावी है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। पब्लिक हर तरफ से पिस रही है सर, रोजगार नहीं है, कमाई नहीं है, लेकिन टैक्स पे टैक्स, बिजली के बिल्स, इस पर कब बोलेंगे? क्या अब शायद मुझे लगता है कि अब आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ेगा ये ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ ही। उस चीज की नौबत नहीं आएगी, पर मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। मत मानिए, मतलब ये मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे ओवरऑल बोल रहा हूँ। जैसे मेरे घर में 4G मैंने फाइबर लगवाया, आपने फाइबर लगवाया, हर कोई तो फाइबर लगा नहीं सकता। 4G पे आप लोगों ने बोलना नहीं है, फिर आपने कहना कि ये हमारे हाथ नहीं है। मैटर सब्जुडाइज है, सुप्रीम कोर्ट में गया है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंटेस्ट कर रही है। अभी उधमपुर में वही तो हुआ था, एलजी साहब ने बोला था कि मुझे इंटरनेट चलाने से कोई दिक्कत नहीं है, 4G एडमिनिस्ट्रेशन को रास नहीं आया, तो शायद एलजी साहब का तनातनी हो गई। वो इशू नहीं है, वो इशू कुछ और होगा। पर मुझे लगता है क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट में केस को लेके जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको पूरी तैयारी करके जाना चाहिए। उधमपुर में शुरू हो गया है, जो कश्मीर में हमारा बांडीपुरा एरिया है शायद वहाँ शुरू हो गया है, वो आने वाले दिनों में जम्मू में भी होगा। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें महसूस भी की है, 2G ज़रूर है लेकिन स्पीड उसकी बेहतर है, और चलाया भी है कुछ लोगों ने उस तरीके से भी चला है। अलबत्ता हम जरूर चाहते हैं कि 4G मिले, जल्दी मिले, और जो एक गैप पड़ा हुआ है वो गैप जल्दी से दूर हो। और मैं ज़रूर चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के लोगों का, जिन्होंने हमारे पे अपना विश्वास बना के रखा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जम्मू के लोगों की लड़ाई हर प्लेटफॉर्म पे लड़ते हैं, चाहे हम सरकार में रहें चाहे अपोजिशन में रहें। हम कभी भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। मैं रात को सोता हूँ लेकिन मेरा मोबाइल नहीं सोता है, मैं वो भी कभी स्विच ऑफ नहीं करता हूँ कि आधी रात को भी किसी को चाहे मेडिकल की फैसिलिटी के लिए चाहे बिजली की दिक्कत के लिए हमारी जरूरत पड़ सकती है। तो हम जब पब्लिक के लिए हैं तो फिर वाई नॉट 24/7। तो अमित जी, मैं ज़रूर चाहूँगा जम्मू संवाद के माध्यम से हमारे लोग जिनके अंदर अगर थोड़ी बहुत भी निराशा भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप
के प्रति है वो, उस निराशा को आप खत्म कीजिए। आपको कहीं कोई दिक्कत है और हम भी 24/7 अवेलेबल हैं, आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे पूर्व एमएलसी भारतीय जनता पार्टी से विक्रम रंधावा जी। इन्होंने जो बातें कही हैं आप ही याद रखिएगा कि इन्होंने कहा है कि ये 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहेंगे और जो निराशा पब्लिक में है उनको अब ये चाहते हैं कि दूर करेंगे, क्योंकि एलजी साहब जो हैं वो पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये कद्दावर नेता रहे हैं। तो हो सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है, और दूसरा ब्यूरोक्रेसी जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हावी हो चुकी है, नेताओं पर भी, इवन कि बीजेपी नेताओं की भी नहीं सुनी जा रही है, उस ब्यूरोक्रेसी को इनको लगता है कि थोड़ा सा उस पर नकेल कसने की ज़रूरत जो है वो अब आन पड़ी है। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।